अस्सलाम वालेकुम बेटे। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ कि सब खैर आफियत से होंगे। बेटा फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 5 हमने स्टार्ट किया था, एटॉमिक स्ट्रक्चर। आज बेटा हमारा टॉपिक है डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। आज हमने डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन पढ़नी है। लास्ट 2 लेक्चर्स में बेटे हमने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन पढ़ा था। आज जो है वो हम डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन पढ़ने जा रहे हैं। बेटा न्यूट्रॉन को 1932 में डिस्कवर किया था जेम्स चैडविक ने। ठीक है, ये एक ब्रिटिश फिजिस्ट है जिन्होंने न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया था 1932 में एक सादा एक्सपेरिमेंट से। और इनको 1935 में इस बात के लिए, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन के लिए, नोबेल प्राइज़ दिया गया था। बेटा अब हम स्टार्ट करते हैं डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। बेटा न्यूट्रॉन की डिस्कवरी जो है वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से जो है वो काफ़ी टाइम के बाद हुई। साइंटिस्ट जो है बेटा वो ये समझते थे कि एटम के अंदर 2 ही फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। 1886 तक जो है बेटा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों की डिस्कवरी हो चुकी थी। और 1895 तक बेटा इन दोनों की, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की टोटल प्रॉपर्टीज़ को स्टडी किया जा चुका था। अब इसके बाद बेटा 1920 में जब रदरफोर्ड ने एटम के ऊपर काम किया, रदरफोर्ड ने एटॉमिक मॉडल जो है वो बनाया एटम का, तो उसने कहा कि एटम का मैस जो है ना वो ज़्यादा होता है और उसके जो इंडिविजुअल पार्टिकल्स हैं उनका मैस कम है। पहली बार रदरफोर्ड ने बेटा प्रिडिक्शन की थी न्यूट्रॉन की, तो उसने कहा था कि मैस जो है ना उसमें इक्वालिटी नहीं आ रही कि एक एटम का जो मैस है वो ज़्यादा है और जितने उसके पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, इनका टोटल मैस लें तो वो कम होता है। तो इसका मतलब उसने कहा कि कोई और पार्टिकल हैं जो एटम के अंदर मौजूद हैं जिनके ऊपर चार्ज नहीं होगा, लेकिन उनका मैस जो है वो लाजमी होगा। इस वजह से ये मैस में कमी आ रही है। तो 1920 में रदरफोर्ड ने प्रिडिक्शन की न्यूट्रॉन की, और 1932 में बेटा जेम्स चैडविक ने डिस्कवर किया न्यूट्रॉन को, और इसी बात के लिए उनको 1935 में जो है वो नोबेल प्राइज़ भी दिया गया। अब बेटा हम पढ़ने जा रहे हैं जेम्स चैडविक का एक्सपेरिमेंट कि उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया न्यूट्रॉन को डिस्कवर करने के लिए। बेटा जेम्स चैडविक ने एक ली पोलोनियम एज अ मेटल एज अ सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल। आप लोग जानते हैं जो भी हैवी मेटल्स हैं या ऐसे एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर 82 या इससे ज़्यादा है, वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं बाय नेचर, और उनसे रेडिएशन रिलीज़ होती हैं। तो पोलोनियम जो है बेटा ये ऐसा एलिमेंट है जो कि अल्फ़ा पार्टिकल्स रिलीज़ करता है। अल्फ़ा पार्टिकल बेटा दरअसल हीलियम के न्यूक्लियाई के बराबर मैस रखते हैं। तो हम कहते हैं कि इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है अल्फ़ा पार्टिकल्स के ऊपर, और हीलियम के न्यूक्लियाई के जितना इनका मैस होता है। तो He2 पॉजिटिव जो है ना वो हम कहते हैं कि ये बराबर होता है एक हीलियम पार्टिकल के। अब बेटा अल्फ़ा पार्टिकल यहाँ से ये रिलीज़ हो रहे हैं। ये अल्फ़ा पार्टिकल जो है ना ये जाके अटैक करते हैं इस बेरिलियम सोर्स के ऊपर। ये सोर्स जो है बेटा ये बेरिलियम सोर्स है, ठीक है। हमारे पास बेरिलियम के ऊपर इन्होंने जाके अटैक किया। जब इन्होंने बेरिलियम के ऊपर अटैक किया तो क्या हुआ कि बेरिलियम में से स्मॉल पार्टिकल्स बेटा जो है ना यहाँ पे हमें नज़र आ रहे हैं, ये रिलीज़ हुए। इनको कहा गया कि दीज आर हाईली पेनिट्रेटिंग पावर। और जब ये पार्टिकल जाके इस चार्ज डिटेक्टर से टकराए तो चार्ज डिटेक्टर ने बताया कि ये वो पार्टिकल हैं जो एटम से निकले हैं, लेकिन इनके ऊपर चार्ज ज़ीरो है, मतलब इनके ऊपर चार्ज नहीं है। तो इससे अंदाज़ा लगाया गया कि ये तो न्यूट्रल हैं और न्यूट्रल पार्टिकल हैं, इसलिए इनको नाम दिया गया न्यूट्रॉन का। क्या नाम दिया गया? न्यूट्रॉन का नाम दिया गया। तो ये था बेटा सिंपल एक्सपेरिमेंट जिसमें हमने न्यूट्रॉन की डिस्कवरी पढ़ी। कैसे पढ़ी? हमने कहा कि जेम्स चैडविक ने एक पोलोनियम की सोर्स ली। वो सोर्स किस चीज़ की थी? वो सोर्स थी अल्फ़ा पार्टिकल्स की। पोलोनियम से उसने अल्फ़ा पार्टिकल बेटा जो है ना वो रिलीज़ करवाए, और उन अल्फ़ा पार्टिकल्स को स्ट्राइक करवाया बेरिलियम के ऊपर। जब वो बेरिलियम के ऊपर बेटा उन्होंने स्ट्राइक किया तो न्यूक्लियर रिएक्शन हुआ, जिसकी इक्वेशन आपके सामने लिखी हुई है कि हीलियम पार्टिकल्स जो हैं बेटा ये जाके ये टकराए बेरिलियम के साथ, और न्यूक्लियर रिएक्शन हुआ जिसमें बेरिलियम का न्यूक्लियस चेंज हो गया कार्बन के न्यूक्लियस में, और प्लस उसने न्यूट्रॉन जो है वो रिलीज़ कर दिया।
न्यूट्रॉन के चार्ज डिटेक्टर ने बताया कि इसके ऊपर चार्ज ज़ीरो है, इसलिए हमने इसके नीचे जो है वो ज़ीरो लगा दिया। और इसके मैस इसका 1 के बराबर है, मतलब इसका मैस होता है, इसलिए इसके जो है ना वो 1 0 से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और n इज़ द सिंबल ऑफ न्यूट्रॉन। इसके बाद बेटा प्रॉपर्टीज़ हैं न्यूट्रॉन की। न्यूट्रॉन की प्रॉपर्टीज़ बेटे सबसे पहले है कि अगर हम न्यूट्रॉन को देखें तो ये न्यूट्रल क्यों होता है, उसके लिए न्यूट्रॉन को डिके करवा के देखा गया। जब एक न्यूट्रॉन का बेटा डिके करवाया गया तो वो न्यूट्रॉन जो है उसने एक प्रोटॉन बनाया, एक उसने इलेक्ट्रॉन बनाया, और एक उसने स्मॉल रेडिएशन रिलीज़ की जिसको हम कहते हैं न्यूट्रिनो। न्यूट्रिनो बेटा एक छोटा सा सब एटॉमिक पार्टिकल है, छोटा सा पार्टिकल जिसका ना तो कोई मैस है ना ही कोई इसका चार्ज है। इसके बाद बेटा दूसरा जो पॉइंट है वो है कि न्यूट्रॉन्स जो हैं वो आयोनाइज नहीं कर सकते गैसेस को। गैस के में से पास करेंगे तो ये गैस को जस्ट हीट अप करेंगे, उनको आयोनाइज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते आयोनाइज? क्योंकि इनके ऊपर चार्ज नहीं होता। तो मॉलिक्यूल्स के इलेक्ट्रॉन की तरफ ना तो कोई ये अट्रैक्शन रखते हैं, ना रिपल्शन रखते हैं, ना ही उसके न्यूक्लियस की तरफ कोई अट्रैक्शन रखते हैं, ना रिपल्शन रखते हैं। जब हम इनको पैराफिन्स वाटर या पेपर या सेलुलोज में से के ऊपर इनको हाई स्पीड प्रोटॉन निकाल सकते हैं कि जब ये उनके न्यूक्लियस के साथ जाके टकराएंगे, अल्केन कहते हैं को, पैराफिन कहते हैं अल्केन्स को, वाटर पेपर या सेलुलोज, इनमें से प्रोटॉन निकाल सकते हैं। इसके बाद बेटा जो नेक्स्ट हमारे पास 5 पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, आपने इसको याद रख कर लेना है कि फास्ट न्यूट्रॉन कौन से होते हैं। वो न्यूट्रॉन जो 1.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी से ट्रैवल करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन और वो न्यूट्रॉन जो ट्रैवल करते हैं 1.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी से, उनको हम कहते हैं फास्ट न्यूट्रॉन। ये आपने बात याद रखनी है, उनको हम क्या कहते हैं? फास्ट न्यूट्रॉन कहते हैं। और वो न्यूट्रॉन जो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी या इससे कम एनर्जी से मूव करते हैं, उनको हम कहते हैं स्लो न्यूट्रॉन। स्लो न्यूट्रॉन्स बेटे जो होते हैं ना, ये दीज आर मोर इफेक्टिव दैन द फास्ट वन। ये मोर इफेक्टिव होते हैं, क्यों? क्योंकि इनकी स्पीड जो होती है वो स्लो होती है, और स्लो स्पीड होती है तो ये रिएक्शन के अंदर ज़्यादा जो है वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, यानी कि रिएक्शन को ज़्यादा इफेक्टिवली ये करवा सकते हैं। वो कहते हैं जब न्यूट्रॉन्स को हम प्रोजेक्टाइल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, यानी कि बम्बारमेंट करते हैं, न्यूट्रॉन को किसी स्ट्राइक करवाते हैं किसी भी एलिमेंट के ऊपर, तो ये न्यूक्लियर रिएक्शन करवा देते हैं। जैसे ये नाइट्रोजन है बेटा, इस नाइट्रोजन के ऊपर न्यूट्रॉन का स्ट्राइक करवाया गया तो इसने इसको बोरॉन में कन्वर्ट किया, प्लस इसमें से अल्फ़ा पार्टिकल्स रिलीज़ करवा दिए, प्लस इसमें से अल्फ़ा पार्टिकल इसने रिलीज़ करवा दिए। तो ये है बेटा डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। इसके बाद नेक्स्ट बेटा जो है वो हमारे पास इसकी प्रॉपर्टी है, उसमें हमारे पास है कि जब स्लो मूविंग न्यूट्रॉन बेटा कॉपर को हिट करते हैं, जब स्लो मूविंग न्यूट्रॉन जो है वो कॉपर को बेटा जो है ना वो हीट करते हैं, तो ये न्यूक्लियर रिएक्शन करवाते हैं। जब न्यूट्रॉन जो है बेटा वो कॉपर के ऊपर स्ट्राइक किया तो इसने उसमें से गैमा रेडिएशन रिलीज़ की, और ये जो कॉपर हमारे पास रिजल्टिंग बना, ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप है कॉपर का। जब ये दोबारा डीकम्पोज हुआ तो बेटा इसने इसमें से इलेक्ट्रॉन पार्टी जो है वो रिलीज़ हुआ। वो कहते हैं कि एक्चुअली कॉपर ने क्या किया, उसने न्यूट्रॉन को कैप्चर करके कॉपर 29 से कॉपर 65 से कॉपर 66 में कन्वर्ट होगी, और ये जो रेडियो एक्टिव कॉपर 660 है, इसने बीटा पार्टिकल यानी इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ किया और इसका एटॉमिक नंबर बढ़ गया, अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करेगा। तो इसके बाद बेटा वो कहता है कि देयर इंटेंस बायोलॉजिकल इफेक्ट की वजह से इनको हम कैंसर के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आप कह दें कि ये पेनिट्रेशन रखते हैं, इसलिए हम इनको इस्तेमाल करते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। बेटा न्यूट्रॉन वो कहता है इसके ऊपर चार्ज नहीं होता, लेकिन इसका मैस होता है। मैस कितना है इसका जी? 1.6750 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम या 1.0087 AMU अप्रॉक्सीमेटली इसका मैस होता है बेटा प्रोटॉन के बराबर।
इसके बाद बेटा आपके पास एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत ही अहम क्वेश्चन है, इसको आपने याद रखना है। डिफरेंशिएट बिटवीन फास्ट न्यूट्रॉन एंड स्लो न्यूट्रॉन। तो ये बहुत अहम क्वेश्चन आपके सामने है बेटा, डिफरेंशिएट बिटवीन फास्ट न्यूट्रॉन एंड स्लो न्यूट्रॉन। तो फास्ट न्यूट्रॉन वो होते हैं जो 1.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी से ट्रैवल करते हैं, और स्लो न्यूट्रॉन वो होते हैं जो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी से ट्रैवल करते हैं। फास्ट न्यूट्रॉन लेस इफेक्टिव होते हैं फिशन रिएक्शन में, और स्लो न्यूट्रॉन ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं फिशन रिएक्शन में। फास्ट न्यूट्रॉन जब कोलाइड करते हैं तो ये अल्फ़ा पार्टिकल्स को मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस में ये अल्फ़ा पार्टिकल्स को रिलीज़ करते हैं, जिस तरह आपके सामने ये इक्वेशन लिखी हुई है, इसमें ये अल्फ़ा पार्टिकल्स रिलीज़ हो रहे हैं। इसी तरह बेटा ये जो स्लो न्यूट्रॉन हैं ये बीटा पार्टिकल्स या गैमा रेडिएशन को रिलीज़ करते हैं। ज़रा यहाँ पे गैमा रेडिएशन रिलीज़ हो रही है, और यहाँ नीचे वाली इक्वेशन में हमारे पास जो है बेटा वो बीटा पार्टिकल्स या बीटा रेडिएशन या आप कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन रिलीज़ हो रहा है। इसके बाद ये इंपॉर्टेंट बेटा एमसीक्यू हैं, इनको आपने जो है वो अंडरलाइन कर लेना है। नेक्स्ट बेटे हमारे पास है जे थॉमसन का एक्सपेरिमेंट, जिसने डिस्कवरी की, जिसने चार्ज टू मैस रेशो बेटा जो है वो फाइंड आउट की थी इलेक्ट्रॉन के लिए। इसके लिए एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है बेटा। पहले इस एक्सपेरिमेंट में कैथोड रे बनाई गई, प्रोड्यूस करवाएंगे। अल्टीमेटली हम कैथोड रे ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो कैथोड रे यानी इलेक्ट्रॉन को प्रोड्यूस करवाया गया। तो बेटा उसके लिए ये जितना भी ये पोर्शन है, ये सारे का सारा ये वाला जो है ना, ये वो चैम्बर है जहाँ पे कैथोड रे को प्रोड्यूस करवाया जाएगा। इसके बाद जो जे थॉमसन का एक्सपेरिमेंट है बेटा वो इस रीजन से शुरू होगा। जे थॉमसन का जो एक्सपेरिमेंट था वो इस रीजन से यहाँ से आगे जो है वो शुरू होगा, ठीक है। तो ये बेटा जो है ना वो कैथोड रेस यहाँ से पास कर रही हैं। इस चैम्बर में बेटा एक एनोड और एक कैथोड लगाया, यानी यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फील्ड भी अप्लाई किया, और ये जो क्रॉस हमें बेटा यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, इसका मतलब है यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी लगा हुआ है, यानी कि इसमें जो है वो हमें दोनों तरह के उसने फील्ड लगाए, जो इलेक्ट्रिकल फील्ड भी इस्तेमाल किया, और ये जो आपको क्रॉस नज़र आ रहे हैं जिसको मैंने सर्कल करके दिया है, ये बेटा जाहिर कर रहा है कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी लगा हुआ है। अब एक्सपेरिमेंट क्या था, पहले बेटा जब उसने दोनों फील्ड्स को बंद रखा, ऑफ रखा, जब दोनों फील्ड्स को बंद रखा, ना मैग्नेटिक फील्ड ऑन किया ना ही उसने इलेक्ट्रिकल फील्ड ऑन किया, तो बेटा ये रेज सीधी गुजर गई और ये जाके टकराई इस P1 पॉइंट पे। कब? जब दोनों फील्ड ऑफ थे, जब कोई फील्ड नहीं था। इसके बाद बेटा उसने क्या किया, उसने इलेक्ट्रिकल फील्ड ऑन कर दिया, मैग्नेटिक फील्ड बंद रखा। और इलेक्ट्रिकल फील्ड अगर आप देखें तो इलेक्ट्रिकल फील्ड जो है, इलेक्ट्रिकल फील्ड में यहाँ पे एनोड ऊपर की तरफ है, और यहाँ पे क्या आ रही है, ये कैथोड रेस आ रही हैं। कैथोड रे को आप जानते हैं उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, तो ये बेंट हो गई यहाँ से ऊपर की तरफ, इस तरफ ऊपर की तरफ, और ये पॉइंट चला गया जी P2 पे जाके टकरा गई। ये पॉइंट कौन सा है? P2 है। P2 पॉइंट पे जाके इन्होंने स्ट्राइक किया। कब? जब सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिकल फील्ड ऑन था। फिर उसने इलेक्ट्रिकल फील्ड को बंद कर दिया, अब उसने सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड ऑन कर दिया। मैग्नेटिक फील्ड बेटा उसने इस तरह से लगाया है कि परपेंडिकुलर टू द पेज। बेटा आप अपना दायां हाथ बिल्कुल इसी तरह रखें मोबाइल की स्क्रीन के सामने, इस तरह सीधा करके, तो आपका अंगूठा जो है ना वो कैथोड रे की डायरेक्शन बता रहा है, और आपकी जो उंगलियां जो होंगी, अगर आप मोबाइल इस तरह हाथ सीधा करके बिल्कुल मोबाइल स्क्रीन की तरफ कर लें, सीधा हाथ, दायां हाथ सीधा करके, तो आपकी जो कैथोड रे की डायरेक्शन है जो आपके लेफ़्ट टू राइट जा रही है, वो आपका अंगूठा जो है वो बताएगा चार्ज की डायरेक्शन, उंगलियां मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएंगी, और हथेली जो आपकी ऊपर की जानिब हो रही है, हथेली बता रही होगी आपको पॉजिटिव चार्ज की डिफ्लेक्शन इन द मैग्नेटिक फील्ड। कि आप अगर सीधा हाथ, अपना दायां हाथ सीधा रख के स्क्रीन, मोबाइल की स्क्रीन की तरफ या लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ कर देंगे इस डायग्राम के तहत के मुताबिक, तो बेटा आपका जो हाथ का अंगूठा होगा वो आपको कैथोड रे की डायरेक्शन बता रहा होगा, यानी कि कैथोड रे की डायरेक्शन आपको आपका अंगूठा बता रहा है। इसका मतलब आपको हाथ किस तरह से समझना है, इसको आपको समझ आ रही होगी बात की, कि हाथ किस तरह से आपने रखना है।
उंगलियां जो आपकी होंगी जो स्क्रीन की जानिब जा रही होंगी, यानी कि मैं अगर बाहर से देखूं यहाँ से, तो मुझे स्क्रीन के अंदर से पास करती हुई ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं वो नज़र आ रही हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यानी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो स्क्रीन के अंदर की तरफ होगी, यानी कि आपकी उंगलियां ये डायरेक्शन बता रही हैं। और हथेली जो होगी वो पॉजिटिव चार्ज की डिफ्लेक्शन बताएगी कि अगर ये पॉजिटिव चार्ज होता तो ये ऊपर की तरफ बेंट हो जाता। अब ये क्या है, ये नेगेटिव चार्ज है, ये अब पॉजिटिव के अपोजिट जाएगा, यानी ये नीचे बेंट होगा। तो होगा क्या कि जब मैग्नेटिक फील्ड ऑन करेंगे तो ये जो है चार्ज ये नीचे की तरफ बेंट हो जाएगा, ये चला जाएगा इस पॉइंट पे। ये पॉइंट कौन सा है जी, ये पॉइंट है P3, नीचे की तरफ बेंट हो जाएगा। अब यहाँ से एक बात हमें पता चली है, वो बात क्या है, वो बात ये है कि कैथोड रेस के ऊपर इलेक्ट्रिकल फील्ड उसको ऊपर P2 पॉइंट पे खींच लेता है कैथोड रे को, मैग्नेटिक फील्ड उसको नीचे P3 पे ले जाता है, यानी कि डिफ्लेक्शन जो आ रही है इलेक्ट्रिकल फील्ड की और मैग्नेटिक फील्ड की, वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है। अब उसने दोनों फील्ड्स को ओपन कर दिया और इनकी दोनों फील्ड्स की स्ट्रेंथ को इस तरह से उसने बराबर किया कि इन दोनों का जो असर था कैथोड रेस के ऊपर वो उसने बराबर किया कि कैथोड रे के ऊपर डिफ्लेक्शन जो है उसने कुछ इस तरह से बराबर की, इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल करके दोनों की स्ट्रेंथ को इस तरह से उसने दोनों को ऑन करके दोनों की स्ट्रेंथ को इस तरह से उसने एडजस्ट किया कि ये कैथोड रेस सीधी जाके दोबारा इस P1 पे टकराएं। अब इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि अगर इलेक्ट्रिकल फील्ड भी ऑन है मैग्नेटिक फील्ड भी ऑन है, लेकिन उन दोनों में से किसी का जो है वो असर नहीं पड़ रहा, उन दोनों में से किसी का असर नहीं पड़ रहा कैथोड रे पे, इसका मतलब है दोनों की जो है स्ट्रेंथ जो है वो बराबर कर दी है हमने। दोनों की स्ट्रेंथ क्या कर दी है, बराबर कर दी है। दोनों की स्ट्रेंथ बराबर करके उसने दोनों की वैल्यूज़ इकट्ठी की और वैल्यूज़ दोनों की, इलेक्ट्रिकल फील्ड की वैल्यू भी नोट की और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी उसने नोट की, और एक इक्वेशन का इस्तेमाल किया HEV = mv²/r। तो यहाँ से बेटा आप जानते हैं v जो है इसका वो इस v के स्क्वायर से कट जाएगा और हमारे पास क्या रह जाएगा, HE = mv/r। तो इसको उसने जब एडजस्ट किया E/m की वैल्यू अल्टीमेटली वो निकाल रहा है चार्ज टू मास रेशियो, तो ये हमारे पास आ जाएगा V/HR। V जो बराबर होता है वो V बराबर होता है E/H के, इलेक्ट्रिकल फील्ड ओवर मैग्नेटिक फील्ड। तो उसने यहाँ से एक इक्वेशन बेटा जो फाइनलाइज की वो क्या थी, वो थी चार्ज टू मास वैल्यू = E/h²r। r इज़ द रेडियस ऑफ द कैथोड रे, जब वो सर्कुलर पाथ में बेंट होती है तो उनका रेडियस, और E इलेक्ट्रिकल फील्ड की डेंसिटी आप कहते हैं कि स्ट्रेंथ है कि कितना इलेक्ट्रिकल फील्ड उसने लगाया, और H जो है बेटा वो मैग्नेटिक फील्ड की आप कहते हैं कि स्ट्रेंथ है कि वो कितना लगाया। अब अगर आप वापस इस डायग्राम पे आएँ तो जब हमने दोनों फील्ड्स को ऑन किया था, इलेक्ट्रिकल फील्ड को भी और मैग्नेटिक फील्ड को भी, तो मैंने कहा था कि आपने इन दोनों फील्ड्स की स्ट्रेंथ को इस तरह से एडजस्ट उसने किया था कि दोबारा से कैथोड रे जाके टकराएं किसके साथ थी, दोबारा से कैथोड रे टकराई थी इस P1 पॉइंट पे। तो P1 पॉइंट पे दोबारा से टकराई थी, इसका मतलब दोनों की स्ट्रेंथ जो है वो इक्वल थी, और इस जगह पे कोई ना कोई वैल्यू तो होगी ना इलेक्ट्रिकल फील्ड की भी और मैग्नेटिक फील्ड की भी। जब कैथोड रे सीधी गुजर रही हैं तो उस मौके पे उस वक्त इलेक्ट्रिकल फील्ड की भी कोई स्ट्रेंथ होगी, मैग्नेटिक फील्ड की भी कोई वैल्यू होगी अल्टीमेटली। तो ये दोनों वैल्यूज इस इक्वेशन में पुट कर दें, दोनों वैल्यूज़ इस इक्वेशन में पुट कर दें, और उसके बाद आपने उसने क्या किया, पुट करके वैल्यूज़ दोनों की रेडियस मालूम जो है वो भी पुट किया वैल्यू, और उसने जो चार्ज टू मास रेशो फाइंड की इलेक्ट्रॉन की वो आई 1.7588 × 10⁻11 कॉलम्स पर किलोग्राम। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास 1 किलोग्राम इलेक्ट्रॉन होंगे तो उनके ऊपर इतने कूलम चार्ज होगा। तो ये था बेटा आज का लेक्चर जिसमें हमने डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन पढ़ी, और इसके बाद बेटा हमने जो है वो चार्ज टू मास वैल्यू मेजरमेंट पढ़ी। बेटा इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह जो है वो आपको कल डिलीवर कर दिया जाएगा। तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।